प्रिय पाठकगण, आज आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आप लोगों के समक्ष आज छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित कविता नौका विहार लेकर प्रस्तुत हुआ। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होने से पहले कवि एवं कविता से जुड़े कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। जैसे कि छायावादी कविता की एक प्रमुख विशेषता रही है कि इस धारा के कवियों ने अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वच्छंद कल्पना और प्रकृति का सहारा लिया है। उनमें से प्रमुख हैं सुमित्रानंदन पंत, जिनके काव्य में प्रकृति के प्रति अपार प्रेम और कल्पना की ऊंची उड़ान है। नौका विहार कविता कवि पंत की सर्वश्रेष्ठ कविताओं में से एक है, जिनकी रचना सन 1932 में हुई थी। इस कविता को छायावादी काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना भी माना जाता है। इस कविता में पंत जी ने प्रकृति के विविध चित्रों की सृष्टि करते हुए सर्वात्मवाद दर्शन के अनुसार ससीम की असीम के प्रति जिज्ञासा को प्रस्तुत किया है। इस परिवर्तनशील संसार में वास्तविक जगत को पाने की आकांक्षा तथा चिंतन और अनुभूति से सत्य का साक्षात्कार होने के पश्चात उत्पन्न होने वाले आशावाद, उल्लास आदि का सुंदर वर्णन इस कविता में किया गया है। तो चलिए कविता की ओर अग्रसर होते हैं। प्रस्तुत कविता को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त किया है, जिससे कि मुझे पाठन एवं व्याख्यान में सुविधा हो सके और साथ ही पाठकों को भी समझने में इससे सुविधा होगी। तो एवं पंक्तियों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को मैंने यहाँ लाल रंग दिया है एवं ठीक इसके विपरीत दाहिनी ओर इनके अर्थों को मैंने नीले रंग से दर्शाया है। तो चलिए कविता की ओर बढ़ते हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल सैसत शैया पर दग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विडल लेती है श्रांत कलांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल शशिमुख में दीपित मृदु करतल लहरे उर पर कोमल कुंतल गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर सारी की शिकुरन सी जिस पर शशि को की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदु लहर। तो आइए पंक्तियों का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत अवतरण में कवि ने गंगा का मानवीकरण करते हुए प्रेम सौंदर्य की पावनता का वर्णन किया है। आइए पंक्तियों का व्याख्यान देखते हैं। कवि यह कहते हैं कि रात्रि के समय संपूर्ण वातावरण शांत एवं चंद्रमा की श्वेत चांदनी चारों ओर छिटकी हुई थी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आकाश अपने अपलक नयनों से धरती का सौंदर्य को देख रहे हो और धरती शांत हृदय से आकाश की अनंतता और सौंदर्य को देखने में निमग्न है। ऐसे समय में कवि ग्रीष्म ऋतु के कारण छिनकाए शरीर को बालू के विस्तार में बहते हुए देखना
चाहते हैं कि गंगा का शुभ स्वरूप उस समय कैसा दिखाई देता है। जैसे कोई सांवली युवती दूध जैसी सैया पर अर्थात बिस्तर पर थकावट के कारण चूर होकर निढाल पड़ी हुई है अर्थात सोई हुई हो। यह गंगा तपस्विनी युवती के समान निर्मल है। गंगा में प्रतिबिंबित होने वाला चंद्रमा तथा चांदनी के कारण उसके प्रकाशमान किनारे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वो तपस्विनी चंद्रमा के समान सुंदर मुख को अपनी कोमल हथेलियों पर टिकाए हुए है और जिसके कारण उसकी कोमल हाथ भी दीप्त हो रहे हो। गंगा की लहरें इस प्रकार क्रीड़ा कर रही है मानो तपस्विनी बाला के हृदय पर कोमल कंतल बिखर गए हो। नीलिमा से युक्त आकाश का प्रतिबिंब गंगा के लहरों में हिलता हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चमकीले तारागणों से युक्त नीला वस्त्र धारण किए हुए तपस्विनी बाला के गौरववर्ण शरीर पर लहरा रहे हो। जिस प्रकार चंद्रमा के कोमल प्रकाश से युक्त लहरें किनारे के समीप गोलाकार होकर एकत्रित हो जाती है, उसी प्रकार ये लहरें नायिका की साड़ी की सिकुड़न के समान दृष्टिगत हो रही है। तो आप अगर प्रस्तुत पंक्तियों की विशेष की बात करें तो यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास, मानवीकरण, शांग रूपक, श्लेष, पुनरुक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। लो पाले चढ़ी उठा लंगर मृदु मंद मंद मंथर मंथर। लघु तरनी हंसनी सी सुंदर तीर रही खोल पालों के पर। निश्चल जल के सूचि दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर। काला कंकर का राज भवन सोया जल में निश्चित प्रमन। पलकों में वैभव स्वप्न पलकों को मैं वैभव स्वप्न सघन। तो आइए प्रस्तुत पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नौका विहार करते हुए आसपास के दृश्य का चित्र प्रस्तुत किया है। आइए पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि चांदनी रात का पहला पहर है। हम नाव लेकर शीघ्रता से चल पड़े हैं। उस समय दूर दूर तक फैली हुई रेत भी चांदनी में रंगी हुई सी जान पड़ती थी। उसमें बहती हुई गंगा ऐसी लग रही थी जैसे मुस्कुराती अधकिली सीप में मोती की कांति चमक रही हो। संपूर्ण वातावरण ज्योत्सना के कारण मुस्कुराता सा दिखाई पड़ रहा था। नौका के लंगर खोल दिए गए थे जिससे धीरे धीरे वायु के वेग के कारण
पाल लहराने लगा था और वह छोटी सी नाव हंसनी के समान अपने श्वेत पंखों को फैलाकर जल विहार करने में संलग्न हो गई थी। जैसे जैसे नौका आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे दूर होते हुए किनारे का जल स्थिर दिख पड़ता था। उस स्थिर जल में प्रतिबिंबित होते हुए वे किनारे क्षण भर के लिए दोहरे ऊंचाई दिखाई पड़ने लगे थे। गंगा के किनारे पर अवस्थित कालाकांकर के राजभवन का प्रतिबिंब जल पर पड़ रहा था, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह शांत और प्रसन्न मुद्रा में जल पर सोया अपने वैभव के स्वर्णिम सपनों में खो गया हो। अगर प्रस्तुत पंक्तियों में हम विशेष की बात करें तो प्रस्तुत अवतरण में पंत जी की प्रकृति प्रेम की भावना परिलक्षित होती है। एवं यहाँ अलंकार की बात करें तो यहाँ अनुप्रास, पुनरुक्ति, उपमा, रूपक और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंत स्थल, जिनके लघु दीपों को चंचल, अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परीसी जल में कल, रूपहरे कचों में ही ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक, दसवीं का ससे निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत अवतरण में कवि ने प्राकृतिक उपकरणों के सौंदर्य के साथ साथ प्रेम भावना का चित्रण भी किया है। आइए यहाँ व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। कवि यहाँ कहते हैं कि तारों से युक्त आकाश की परछाई गंगा के शांत जल में पड़ रही थी। यह दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे तारे नेत्रों को फाड़ फाड़ कर जल के हृदय में प्रकाश भरकर कुछ खोज रहे हो। यह भी कल्पना मन में उठती है, मानो लहरें अपने अंचल में उन तारों के लघु दीपों को छिपाकर इधर उधर छिप रही हो, किंतु हमारी नाव के चलने से गंगा का शांत जल हिलने लगा और जिसके कारण समूचा आकाश डगमगा उठा। सामने की दिशा में शुक्र तारा की उज्जवल और शुभ्र छाया जल में पड़ने लगी और जल में तैरती हुई वह छाया किसी परी से कम नहीं दिखती थी। जिस प्रकार मुग्धा नायिका घूंघट में से आधा मुख प्रकट करती हो और लज्जा एवं संकोच के कारण आधा मुख छिपा लेती है, उसी प्रकार गंगा जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा कभी दिखाई पड़ती और कभी लहरों के आंचल के कारण छिप जाता था। प्रस्तुत पंक्तियों में हम विशेष की बात करें तो यहाँ कवि की बिंब योजना अत्यंत सुंदर है।
दूसरी ओर अलंकार की बात करें तो यहाँ भी अनुप्रास, मानवीकरण, पुनरुक्ति, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। अब पहुंची चपला बिच धार, छिप गया चांदनी का कगार। दो बाहों से दुरस्त तीर, धारा का कृश कोमल शरीर। आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर विटप माल। लगती भूरेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल। माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक द्वीप। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन विहग क्या विकल कोक। उड़ता हरने का निज विरह शोक, छाया की को विलोक। आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत अवतरण में कवि ने संपूर्ण प्रकृति पर चेतना का आरोप करते हुए अपने प्रेम की व्यापकता का चित्रण किया है। आइए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि अब हमारी नौका गंगा के बीच धारा में पहुंच गई और चंद्रमा की चांदनी से प्रकाशित गंगा के वो दोनों किनारे हमसे बहुत पीछे छूट गए। दूर दृष्टि दौड़ाने पर गंगा की वह धारा नहीं दिखाई पड़ रही थी, कारण गंगा के दोनों किनारे बहुत पास सिमट गए थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे दोनों किनारे को बाहें हो जो अपनी प्रेयसी गंगा को आलिंगनबद्ध करने के लिए तत्पर है। दूर का आकाश ऐसा लगता है मानो उसने अपने नेत्र खोले हुए हो। क्षितिज पर जो वृक्षावली दृष्टिगत हो रही है वह ऐसी जान पड़ती है मानो वह गंगा की टेढ़ी भौं की रेखा हो। धारा के बीच में एक द्वीप है, वह इस प्रकार द्रष्टव्य है जैसे माँ के हृदय पर शिशु निश्चित होकर सो जाता है। गंगा की लहरें तीव्रता के साथ उससे टकराकर वापस लौट आती है। यह देखो कौन उड़ा, यह तो पक्षी है। चक्रवात तो नहीं है जो जल में प्रतिबिंबित छाया को चकवी मानकर अपने शोक को हल्का करने के लिए बोल रहा हो और मिलने के लिए उतावला हो गया हो। प्रस्तुत पंक्तियों की अगर विशेष की बात करें तो यहाँ प्रकृति का चित्रण बहुत ही मार्मिक रूप में किया गया है। दूसरी ओर यहाँ विरह व्यथा का वर्णन अधिक स्वाभाविक और प्रभावी बनाने के लिए कवि ने चकवा एवं चकवी के प्रसिद्ध उदाहरण को दर्शाए हैं। अगर हम अलंकार की बात करें तो यहाँ उपमा, अनुप्रास, मानवीकरण तथा भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग हुआ है। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार। डांडो के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन स्फार। बिखराती जल में तार हार, चांदी के सांपों सी रलमल। नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं से खींच तरल सरल। लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ शशि
सौ सौ उड़ू झिलमिल, फैले फूले जल के में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज था, हम बड़े घाट को सहोत्साह। आइए अवतरण की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत अवतरण में कवि ने विपरीत धारा की ओर घूमने हुए नाव का चित्रण किया है। चलिए व्याख्या करते हैं। कवि यहाँ कहते हैं कि अब हमने नौका को विपरीत दिशा में मोड़ने के लिए पतवार को घुमा लिया है। नौका विपरीत धारा की ओर चल निकली है। ऐसा करने में हमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा, कारण परिस्थिति भी हमारे अनुकूल है। उस समय नौका ऐसी प्रतीत होती है जैसे वह चप्पुओं अर्थात पाल के रूप में अपने हाथों को फैलाकर चमकीली फेन रूपी मोतियों के गुच्छे भर भर कर बिखरा रही हो। चंचल लहरें बड़ी पतली रेखाओं के समान लग रही थी, जिस पर चंद्रमा की ज्योत्सना छिटक रही थी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे चांदनी के सांप रेंग रहे हो। उन लहरों रूपी लताओं में सैकड़ों चंद्रमा एवं तारे पुष्पित फूलों के समान बिखर रहे हो। कवि पुनः कहते हैं कि अब हम ऐसे स्थान पर आ गए हैं जहां गंगा का प्रवाह उथला हो गया है। उस समय एक लंबे बांस से जल की गहराई का अनुमान करते हुए हम बड़े उत्साह के साथ घाट की ओर बढ़ रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों की में विशेष की बात करें तो प्रस्तुत अवतरण में नौका रूपी नयन का चित्रण स्वानुभूति परक होने के कारण स्वाभाविक और आकर्षक बन गया है। दूसरी ओर शब्द चित्रण भी यहाँ बहुत सुंदर बन पड़े हैं। अलंकार की बात करें तो यहाँ अनुप्रास, पुनरुक्ति, उपमा, मानवीकरण तथा रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उड़ में आलोकित शत विचार, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता तुझको अमरत्व दान। आइए पंक्तियों की प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत अवतरण में कवि ने प्रकृति के माध्यम से अपने जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति किए हैं। आइए पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। कवि यह कहते हैं कि ज्यों-ज्यों हमारी नौका किनारे की ओर बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों मेरे मन में सैकड़ों प्रकार के विचार उभरते हैं। गंगा के प्रवाह को अबाध गति से अनादिकाल से बहता समझकर कवि यानी मैं का विचार और भी स्पष्ट हो जाता है। वह यह मानता है कि जिस प्रकार यह धारा है, उसी प्रकार संसार की गति भी आगे बढ़ती है। धारा का उद्गम होता है और वह तदंतर विकास पथ की ओर
अग्रसर होती जाती है और अंत में असीम सागर में लीन हो जाती है। गंगा के धारा के समान ही हमारे जीवन की भी उत्पत्ति एवं उसके जीवन का विकास होता है। अंत में उसका संगम किसी परम सत्ता में हो जाता है। आकाश की नीलिमा, चंद्रमा का खेलना एवं छोटी छोटी लहरों की क्रीड़ा भी शाश्वत है। कवि आगे कहते हैं कि हे जगजीवन के कर्णधार अर्थात हे ईश्वर, तुम चिरंतर और आगमन से मुक्त हो, जन्म और मृत्यु की सीमा से परे हो। यह जीवन रूपी नौका की क्रीड़ा शाश्वत है। तुमसे शुद्ध शुद्ध सत्य नित्य परम तत्व का अंश होने के कारण कोई व्यतिक्रम अथवा व्यवधान नहीं आता। किंतु मैं संसार में आकर यहाँ अपने अज्ञानता के कारण अपने अस्तित्व को भूलकर मोहजाल में फंस गया था। मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, यह सब मुझे विस्मित हो चुके थे। किंतु आज गंगा में नौका विहार करते हुए मुझे जीवन की सत्यता का प्रमाण मिला और जिसे पाकर मुझे अमरता का ज्ञान प्राप्त हो गया। इस प्रकार से कवि आत्मा परमात्मा के मिलन की यहाँ बात की है। विशेष की बात करें तो प्रस्तुत अवतरण में कवि ने जिस विचार की वह अभिव्यक्ति की है, उस पर उपनिषदों के तत्व ज्ञान की स्पष्ट झलक दिखती है। यहाँ अलंकार की बात करें तो यहाँ उपमा, अनुप्रास तथा रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो मैं आशा करता हूं कि आज का व्याख्यान सार्थक सिद्ध हुआ होगा। आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें।